गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम जो होने हैं आपके 2023 में, उसकी सेकंड क्लास लेके आए हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए, बाकी अगर और कोई आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, ऑनलाइन कोर्स चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। आप जाके www.globaliti.organization। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आज का है। और आप लोग को बता दें कि जो है सफलता जो है उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसलिए और सफलता कब मिलेगी? जब उसके लिए हम स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे। तो सफलता उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है। और हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किए थे। आज उसी के आगे चलते हैं। पहला नंबर देखते हैं, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? व्हाट इज द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो चलिए, हमने कल भी बताया था आपसे कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्पेलिंग्स गलत होती हैं हिंदी में, इंग्लिश में। हिंदी में जो चीज़ इंग्लिश में लिखी होती है उसी को हूबहू हिंदी में कॉपी कर देता है कभी कभी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, व्हाट इज द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग का क्या काम है, क्या है? अग्नि में ईंधन को मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अभी हमने पिछली क्लास में इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें चर्चा भी किया था। जो कोई पिछली क्लास देखा होगा तो इस क्वेश्चन को देखने के साथ ही उसका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आग बुझाने में स्टार्विंग का क्या काम है। तो स्टार्विंग क्या है या क्या काम है? एक ही चीज़ है, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अग्नि में ईंधन को मिलाना नहीं। अग्नि में ईंधन को मिलाने का मतलब है अग्नि को बढ़ावा देना। अग्नि से ईंधन को अलग करना ये भी नहीं है। आग बुझाने में स्टार्विंग का जो मेन काम होता है, उसका मेन काम ये होता है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। क्योंकि हमें आग बुझाना है तो हमें 3 चीज़ें क्या बताए थे कल आपको, एक डायग्नल दिखाए थे हम, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। यदि 3 चीज़ें बराबर मात्रा में रहेगी तो हमेशा आग जलती रहेगी। अगर हमें आग में नियंत्रण पाना है तो इनमें से किसी एक को कम करना है। तो हम क्या करेंगे? जल का उपयोग करके तापमान को कम करेंगे, जिसका हम स्टार्विंग बोलते हैं। या स्टार्विंग क्या है? तो हम तापमान कम करेंगे, मतलब हमें आग बुझाने के लिए किसी एक को कम करना है तो हम यहाँ पे स्टार्विंग का यूज कर रहे हैं। स्टार्विंग क्या है? तो स्टार्विंग क्या करती है? वो जल का प्रयोग करके हीट को कम कर देती है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई का फुल फॉर्म पूछा है शायद, नहीं, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई? पीपीई का नाम क्या है? अच्छा, इस पीपीई का नाम क्या है? देखिए, अभी आपको कुछ इस तरीके जैसे दिख रहा होगा, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में ऐसे कुछ रहता है, हेलमेट शेप दिख रहा होगा आपको, ऐसे कुछ रहता है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई? जो ये चित्र दिखाया गया है इसका क्या नाम है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है नोज मास्क, हेड शील्ड, फेस शील्ड, हैंड स्क्रीन। अब जैसे हम वेल्डिंग करते हैं, ज़्यादातर खासकर इसका हम कह सकते हैं, वेल्डिंग जब करते हैं तो वेल्डिंग की दुकान में देखे होंगे, जिस समय वेल्डिंग करते हैं तो ऐसे चश्मा लगा लेते हैं। चश्मा नहीं, एक प्रकार की वो उनका क्या बोलते हैं, फेस शील्ड रहता है चेहरे को, आँख को बचाने के लिए। तो ऐसे तुरंत कर लेते हैं। जैसे वेल्डिंग कर होती है फिर देखते हैं कि वापस प्रॉपर हमारा वेल्ड जो हमने किया है वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। फिर जब से देखते हैं कि वेल्डिंग में कुछ कमी है या कुछ डिफेक्ट है तो फिर से वेल्ड करने के लिए ऐसे कर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं चेहरे का कवच, फेस शील्ड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फेस शील्ड, नहीं फेस शील्ड नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंड स्क्रीन। हाथ पे लेके ऐसे कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हैंड स्क्रीन बोलते हैं। तो हमारा जो 16वां नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी? पीपी का नाम क्या है? इस पीपी का नाम क्या है? हैंड स्क्रीन। तो ये चीज़ डाउट क्लियर हो गया। हमारा जो व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी जो दिख रहा है ये हैंड स्क्रीन है, हमारे हैंड में रखी हुई होती है तो हम ऐसे कर लेते हैं।
उसके बाद अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, खाद डालना, लैंडफिल, रिसाइकलिंग, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? अभी कल हम आपको बताए थे पहली क्लास में 3R 4R, शायद आपने अगर पढ़ा होगा 3R 4R। उसमें हमने बताया था, एक साइकिल बताई थी आपको, रिड्यूस, रीयूज, उसके बाद रिड्यूस, रीयूज, उसके बाद तीसरा क्या है? रिसाइकल। एक चौथा भी होता है रिस्टोरिंग। जब थ्योरी क्लास लेंगे तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिस्टोरिंग। तो 3R जब पूछता है बेसिकली तो उसमें इन तीनों का वर्णन करता है। जब 4R की बात करता है तो इन चारों को ले लेता है। तो 3R का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, 4R का मतलब रिस्टोरिंग। मैं कल भी बताया था आपको, जब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके साथ में 2-3 क्वेश्चन को कनेक्ट करके चलूंगा। तो क्या है यहाँ पे? अपशिष्ट निपटान विधि की कौन सी विधि जो है जो बहुत सारी ऊर्जा बताती है? अब जब बहुत सारी ऊर्जा बचाने की बात आ गई तो रिसाइकिल एक ऐसी चक्रण है, जैसे घर में कोई चीज़ आया, आपके घर में कोई सामान आया तो आपने उसका यूज कर लिया। जैसे पेपर आया, पेपर आपने पढ़ लिया, अब क्या करेंगे? आप उसको बेच देंगे या फाड़ देंगे, कुछ करेंगे तो उसका आपका नुकसान होगा। जैसे आपने 5 रुपए का पेपर खरीदा, पढ़ा, उसके बाद फेंक दिया तो वेस्टेज में चला गया। उसी 5 रुपए के अखबार को हम जो है एक सैद्धांतिक तरीके से लुगदी बन जाती है, उसके बाद रिसाइकिल कर लें, वापस से पेपर बनाया जा सकता है, जिसे हम रफ कामों में या किसी अन्य चीज़ में यूज कर लेते हैं। तो उसको फेंकने के बजाय जो है पेपर से फिर से पेपर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? रिसाइकिल हो जाएगा। या उसी पेपर से हम लोग लिफाफे बना लेते हैं, मार्केट में सब्जी वब्जी थैले लाने वाले। तो कहने का मतलब जो चीज़ फेंकने वाली थी उसका हमने कहीं ना कहीं यूज कर लिया कि चलो ये हमारा एक झोला बन गया। अब इसमें हम जो देखिए जो प्लास्टिक पन्नी वगैरह आती है इसका भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो उससे अच्छा कि जो हम हमारे घर में पेपर आया, हमने पेपर पढ़ा, उसके बाद उसके लिफाफे या झोले आते हैं पेपर वाले, वो बन गए तो प्रदूषण भी नहीं हुआ और रिसाइकिल भी हो गया। तो हमारा जो एनर्जी है, एनर्जी किसी भी एनर्जी सब लोग जानते हैं कि नष्ट नहीं होती है। एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हमने पैसा कमाया, मेहनत किया, पेपर खरीदा, अब उसे बेच देंगे तो कोई फेंक देंगे तो कोई मतलब नहीं। उसे फेंकने के बजाय उसी का लिफाफा या झोला बना लिया, फिर से और कुछ दिन यूज कर लिए। तो इस तरीके चलता रहता है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा 17वें का बी नंबर। आपका बी नंबर सही है। विच इज डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्टेज सेव लॉट ऑफ एनर्जी। ऐसा कौन सा मेथड है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाता है? तो ये रिसाइकलिंग का मैसेज है, जो भी आपका बहुत सारी ऊर्जा बचाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? अच्छा, ये हमारी जो विधियाँ होती हैं बेसिकली 4 मेथड होते हैं, लेकिन सब में 2-2 मेथड अलग से क्लासीफाइड होते हैं। तो जब थ्योरी में जाएंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि, आर्टिफिशियल कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग कर पीड़ित विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। जिसकी छाती और पेट में चोट हो तो उसको जो है कौन सी विधि देते हैं? शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि। मुंह से मुंह विधि का यूज कब करते हैं? जब उसका मुंह ना खुलता हो तो उसको नाक के द्वारा सांस देते हैं। जब क्योंकि उसका मुंह बंद हो गया तो मुंह से सांस जा नहीं पाएगी, तो हम क्या करते हैं? उसको अपनाते हैं। तो उस केस में इसको अपनाते हैं। जैसे उसका मुंह ओपन है या नाक में चोट या कुछ आई है तो मुंह से, अगर मुंह उसका माउथ जो है बराबर काम कर रहा है, खुला हुआ है, खुल जाता है, तो मुंह से मुंह विधि अपना लेंगे। शेफर विधि है, इसका डीप एनालिसिस हम तब करेंगे जब हम ट्रेड थ्योरी की क्लासेस लेके आएंगे। और जो यहाँ पे है सबसे लास्ट नेल्सन की, अच्छा पूरा नहीं दिया है हिंदी में, नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, इसमें का फिलहाल यही सही। ये तीनों सामान्य विधियां हैं, सबसे जो स्टैंडर्ड है इसमें यही सही है। किस प्रकार की कृत्रिम बोला है? तो ये आर्टिफिशियल नेल्सन, ये वैज्ञानिक जी हैं, उन्हीं के नाम पर नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, उन्हीं के नाम पे पड़ा है जिन्होंने इसकी जो है खोज करी थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है
किस प्रकार के व्यावसायिक खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? ऐसा कौन सा खतरा जिसके कारण संक्रमण बढ़ सकता है? देखिए, संक्रमण बढ़ने की बात की है, इलेक्ट्रिकल से संक्रमण नहीं बढ़ता है, इलेक्ट्रिकल से सीधे जान जाती है। जब इलेक्ट्रिकल में कोई घटना होती है सीधे जान लेता है, तो इसका तो काम खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा बचा बायोलॉजिकल हजार्ड, जैविक नुकसान। चलो अभी इसको भी देखते हैं, बाकी भी। उसके बाद पूछा है फिजिकल हजार्ड, शारीरिक खतरा। शारीरिक खतरे से संक्रमण से क्या, हम तो भाई शारीरिक खतरा वही होगा कि हम अपने मित्र को थप्पड़ मार दें, तो थप्पड़ मारने से खतरा थोड़ी ना होगा, वो हमको भी मारेगा, हम उसको एक मारेंगे, हमको दो मारेगा। उसके बाद मानसिक नुकसान, मानसिक नुकसान से क्या हुआ, हम मेंटली जो है डिस्टर्ब हो गए, थोड़े से याद वाद नहीं रहता है, तो उसका कोई विशेष नुकसान स्वास्थ्य पे नहीं पड़ेगा। किस प्रकार के व्यावसायिक खतरे से संक्रमण फैलता है, ये पूछ रहा है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण मेन होता है। तो जहाँ तक हम चारों ऑप्शन देखने के बाद पहुँच रहे हैं, अगर इस वाले ऑप्शन को सही से निपटान न किया जाए, बायोलॉजिकल हजार्ड को, जैसे हम लोग फसलों के अवशेष या घरों के जो खाने पीने का सामान है, अपशिष्ट पदार्थ निकला, उसको हमने जो है फेंक दिया, तो उससे क्या हुआ कि जो उसमें से 2-3 दिन 4 दिन बाद बदबू आती है, सड़न होती है, तो वो क्या होता है, जैविक, हम लोग का जब सांस लेते हैं बीमारी फैलती है, तो हम लोग के शरीर के अंदर जब प्रवेश करते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो सबसे ज़्यादा जो संक्रमण फैलता है वो जैविक नुकसान से होता है। बायोडाइवर्सिटी अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो समझ जाएंगे कि जैविक नुकसान क्या होते हैं और इसके फायदे भी होते हैं। अगर इसका यूज कर लें हम, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर आता है ठीक ठाक बढ़िया, अगर उसमें पढ़ लें किस प्रकार से हम गोबर गैस बना सकते हैं, जो हमारे वेस्टेज हैं घर के, उनका वापस यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल बात की उसने संक्रमण कैसे होता है, सबसे ज़्यादा संक्रमण इसी में से होता है, तो इसका बी नंबर सही है आपका। तो ये भी गलत, तो सही कौन सा हो गया, जैविक नुकसान सबसे ज़्यादा, बायोलॉजिकल हजार्ड। फिर पूछा है इस औजार का उपयोग क्या है। अब देखिए इस औजार का उपयोग क्या हो सकता है, इस औजार का शेप देखिए पहले, इस औजार का उपयोग बात की बात है, इस औजार का शेप क्या है, ये औजार ऐसे बना हुआ है। अब जब हमें किसी वायर को काटना है या किसी प्लायर से किसी चीज को काटना है, तो उसका जो शेप होता है वो मिड में रखता है, ये कटिंग जोन होता है किसी भी प्लायर का, यहाँ पे कटिंग जोन होता है, ठीक, ये कटिंग एरिया होता है। लेकिन इसका शेप कैसे बना है, वी टाइप का, तो ये कट करने लायक तो है नहीं, हम समझ गए। गर्म पदार्थों को पकड़ने लायक नहीं, पकड़ने का तो हम जानते हैं कैसा आता है, पकड़ने वाला भी नहीं हो सकता है। तो इसके शेप से ये पता हो रहा है, तारों को काटना बिल्कुल अभी जो बताया काट नहीं सकता, उसके लिए आता है वायर कटिंग प्लायर अलग आता है। लकड़ी से कीले निकालना बिल्कुल सही है। बोल्ट और नट को ढीला करने, बिल्कुल नट बोल्ट में पकड़ ही नहीं लगेगी, इसका शेप ही इस प्रकार बना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा लकड़ी से कील निकालना, क्योंकि इसका जो वी शेप है वो इस प्रकार बनाया ही गया है। जहाँ पे कभी कभी होता है कील हमें ठोकना होता है 2 सेंटीमीटर बगल में, लेकिन किसी कारण से गलती से मेजरमेंट में दिक्कत हो गई, 2 की जगह 1 सेंटीमीटर में हमने लगा दिया, तो क्या होता है कील जहाँ ना लगाना तो गलत जगह लग जाती है, तो उसको वापस निकालना होता है। नहीं निकालेंगे तो हमारी असेंबली गड़बड़ हो जाएगी। क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है, लकड़ी से कीलों को निकालता है। या जैसे कुछ चीज़ें और हैं, हमें वहाँ पे हटा के दूसरी चीज़ लगानी है, तो वापस से कीले हटाकर उसके लिए हम यूज करते हैं इस औजार को, लकड़ी से कीले निकालने में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। अब जिनके यहाँ किसी को दिल का दौरा पड़ा है, ईश्वर करे किसी को ना पड़े, लेकिन जिनके यहाँ दिल का दौरा पड़ा है तो वो तो जानते होंगे कि कैसे पहचानते हैं। उसकी बॉडी का, उसके फेस का, उसके होंठ का जो कलर है वो इस तरीके हो जाता है जैसे लग रहा है कि शरीर में कोई अलग से ऐसा कोई मटेरियल डाल दिया गया है जिसके कारण इनका कलर चेंज हो गया है। तो कोई मटेरियल नहीं डाला जाता है ना, ऐसा कुछ होता है। बेसिकली उसके कारण जो है, जो उनको अटैक आता है उसके कारण बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो एक बार की आपने अब उसको छेड़ना नहीं चाहेंगे। बाइनरी और डिजिटल 2 शब्द होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो जो हमारा उसमें बाइनरी को डिजिटल बोलते हैं, जो होता है एनालॉग और डिजिटल सब्जेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक हैं।
तो जो एनालॉग सिग्नल होता है वो उसमें उसका पल्स चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, और जो डिजिटल होता है वो तो सिर्फ 0-1 पे चलता है। तो जो हार्ट अटैक का केस होता है वो 0-1 का केस होता है, या तो 0 या तो 1, या तो ख़त्म या तो जीवन। मतलब जो डिजिटल पढ़ा है वो हार्ट अटैक को अच्छे से समझ सकता है। तो उसमें पूछा है कि पेट में अधिक सूजन हो सकती है, होंठ के चारों ओर का नीला रंग हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है। नहीं, इन सब में सबसे सही आंसर है होंठ के चारों ओर का। बॉडी हमारी होंठ ही नहीं, इसमें तो होंठ दिया हुआ है, होंठ के चारों ओर का नीला रंग सही है, लेकिन हमारे लगभग पूरी बॉडी लगभग नीली हो जाती है। होंठों के चारों ओर अगर बॉडी नीली ना भी हुई तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंठों में आता है, तो इसलिए होंठों का इसने जिक्र किया है। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, तो हम बता देंगे कि होंठों के चारों ओर का उसका कलर नीला पड़ जाएगा यदि दिल का दौरा आया है तब, अदरवाइज कोई और घटना हुई उसके साथ। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस औजार का क्या नाम है, इस औजार का क्या नाम है। अब देखिए ये औजार का शेप है, इसमें सही से नहीं शो हो रहा है। इस औजार का जब कभी आप यूज करेंगे तो देखेंगे हैंड में पकड़ के कुछ इस प्रकार होता है। बाकी आगे का तो आप देख ही रहे हैं, फिगर में सही हो रहा है। तो जैसे हमारा एक कोई वो होता है ऐसे आयत या चतुर्भुज वर्ग, जो भी कुछ भी बना लो, कोई ऐसी आकृतियाँ है तो उसका ऐसा शेप देखिए, जैसे यहाँ पे ये बन रहा है, ये बीच का एरिया मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इसका जो ऐसे कुछ शेप दिखेगा आपको। इसी शेप के कारण इसका नाम जो है क्या पड़ा, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ज्योमेट्री पोर्शन में बताया जाता है। तो वहाँ पे जो ये पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो यहाँ पे जब ये शेप बनेगा, लगभग देखिए ऐसे शेप बन रहा है विकर्ण, तो इसको जो है हम कहेंगे डायगोनल कटिंग प्लायर। थोड़ा सा डायगोनली करके ऐसे शो हो रहा है, तो आप इसको सिर्फ इसके स्ट्रक्चर से ही पहचान सकते हैं, और कोई पहचान नहीं है इसकी, इसका स्ट्रक्चर ही इसकी पहचान है। तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल कटिंग प्लायर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि अभी वह विद्युत शक्ति के संपर्क में है। हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें, हाथों द्वारा खींचोगे या धक्का दोगे तो पीड़ित के साथ आप भी पीड़ित हो जाओगे, आपका भी काम लग जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल ना करना। अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी देंगे, जब से उसको फ़ोन लगाओगे, उसको जानकारी देने जाओगे, तब तक उसका जो बचने का 1-2% चांस है वो भी खत्म हो जाएगा। इसको भी बिल्कुल नहीं करना। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए हैं, भैया किसी को बुलाओगे, जब तुम्हारी हिम्मत ना पड़े इसको छुटाने के लिए तो दूसरा कैसे छुटा देगा, ये भी हमारे हिसाब से नहीं सही है। बोला है ब्रेक द कॉन्टेक्ट बाई स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, भैया यही सही है, जितने जल्दी हो सके पावर कट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, सर्किट ब्रेकर जो एमसीबी है आपकी गिरा दो, जो भी हो सकते हैं। इनिशियली उसे पहले सप्लाई से बाहर करो, फिर उसको जो है आप पकड़ो खींचो कुछ भी करो, वो बात की बात है, लेकिन पहले सप्लाई खत्म करो सर्किट की, तभी कम से कम उसे तो राहत पहुंचे। आपकी व्यवस्था करते करते उसकी जान चली जाएगी। सबसे पहले जो है सप्लाई ऑफ करो, यही सही है। सचेतक चिन्ह, अच्छा ये संकेतक चिन्ह, हिंदी तो बड़ी अजीब रहती है। व्हाट इज द नेम ऑफ कैटनरी साइन, इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है। अब देखो कल हमने बताया था आपको कि ये देखो ये जितने होते हैं डायगोनल में, अभी एक और बताया था, ये डायगोनल बोल रहे हैं, ये त्रिकोणी है, डायगोनल नहीं है, डायगोनल तो विकर्ण वाला है जो पीछे बताए हैं, ये त्रिकोणी है। ये सचेतक चिन्ह का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैटनरी साइन। अब जो त्रिकोणी वाला कल बताए थे हम, वो शायद जितने भी होते हैं ये सब वार्निंग के अंतर्गत आते हैं। अब ये इस समय दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नीचे आपके रोड बनी हुई है, ये रोड क्रॉस कर रहा है, पैदल क्रॉसिंग है, तो इसको देख के ही आप समझ जाएंगे। बाकी इसकी आकृति हम बताए थे, इसका सरफेस बताए थे येलो, और जो इसका सिंबल है ये ब्लैक होगा, आपको पिछली क्लास में बताए थे, देख लीजिएगा एक बार पिछली क्लास। तो वो तो ठीक है, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन कवर होते हैं, लेकिन फिलहाल इसका जो सही आंसर है ये है पैदल क्रॉसिंग वाला।
उसके बाद फिर है यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। देखिए कि कोई सी भी चोट हो, यहाँ पे चोट की बात की है, मैं कह रहा हूँ चोट ही नहीं, कोई सी भी बीमारी हो या किसी को सर्प ने काटा है या कोई सा कुछ भी हो, तो जो पहले 0 से लेके 30 मिनट होते हैं बहुत कीमती होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। तो जो गोल्डन आवर हमारा होता है जब से चोट लगी, जब से घटना हुई उससे आधे घंटे लेकर, तो इसमें दिया होगा गोल्डन आवर बोलते हैं उनको। गोल्डन आवर कहीं दिया है, ये दिया है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा भैया यही है, पहले 30 मिनट। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। अब लो भैया पूछ लिया कोमा, ऐसा तो किसी के रिलेशन में नहीं होगा जिसको 1-2 ऐसे केस ना सुनने को मिले हों। बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर देना, भैया बुला रहा उत्तर दे रहा तो कोमा किस बात का बाबा, गलत है। होश में रहने पर बुलाने पर उत्तर ना देना, अरे होश में है उत्तर नहीं दे रहा तो वो आपके साथ मजाक कर रहा, खेल रहा है, वो कोमा किस बात का, ये भी गलत। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, अच्छा सांस लेगा वो बिल्कुल नेचुरली और बुलाने पर उत्तर न देना, कुछ कुछ सही बोल सकते हैं, लेकिन अभी सही आंसर के पास देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा। पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, भैया बिल्कुल सही आंसर ये है। इन दोनों में कन्फ्यूजन थी हमको, लेकिन जब पूरा चारों क्वेश्चन, भाई फिर से बोलता हूँ, जब भी पेपर में जाओ, पेपर देने जाओ, सबसे पहले क्या करो, प्रश्न को एक बार पढ़ो, चारों ऑप्शन एक बार पढ़ो, उसके बाद फिर से प्रश्न पढ़ो, अब विचार करो कि क्या हो सकता है। जब आप इतना कर लोगे तो 2 क्वेश्चन अपने आप बाहर हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकते, बचेंगे 2 या 1, आप अपने आंसर के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर ये है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। ठीक, तो ये रही आज की हमारी क्लास। एक बार बैक करके दिखा दें आपको पूरे क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर भी हो गया, 26, ऐसे मिला के लगभग हमने 14 क्वेश्चन कवर किए। तो आज की हमारी दूसरी क्लास कंप्लीट हो गई। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में जो कि कल होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत हो बिल्कुल निसंकोच पूछिए, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो वेबसाइट हमने पहले पेज पे दिखाई है आपको www.globaliti.organization करके है, उसमें आप अपना सारा कुछ पा सकते हैं, PDF, PPT, पेड कोर्सेस, हर एक सब्जेक्ट का सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।